Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. I hope आप सब खैरियत से होंगे and उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा. I'm Mashal Khan and this is the only show पूरे पाकिस्तान में जो आपको inform करता है about stocks, global markets, economics, business and lots more. तो शुरू करते हैं with some economic developments जो पाकिस्तान में हुई हैं और globally जो हुई हैं. कल हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिली. सबसे पहले हमने आपको इन्फॉर्म किया अबाउट दी IMF एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्रूवल फॉर आवर $1 बिलियन ट्रांच ऑफ द ज़्यादा बड़ा जो $7 बिलियन ट्रांच का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का है. एंड विद दैट एक एडिशनल $1.4 बिलियन जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर डेवस्टेशन जो फ्लड्स के वक्त हुई थी ना उसके लिए रिलीज़ हुआ. तो वेडनेसडे को स्टेट बैंक पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि सेकेंड ट्रांच ऑफ $1 बिलियन ट्रांच हैज़ बिन रिसीव्ड. IMF के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए क्रूशल है एज इट गिव्स द गवर्नमेंट अ रोड मैप. ये एक हुकूमत को एक रोड मैप देता है फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड करता है एक सेफ कुशन फॉर कंट्रीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों खुश होती है ओवर अ लोन इवन दो ये एक सैड रियलिटी है. लेकिन ऑन अ पॉजिटिव साइड IMF प्रोग्राम एंड और उसका सक्सेसफुल रिव्यू एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है फॉर अदर बिजनेस लीडर्स एंड इन्वेस्टर्स. पाकिस्तान के लिए it's like a base for a lot of investment. ये एक ठप्पा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, हमारा मुल्क रिकवरी की तरफ चल पड़ा है. एंड ये रिकवरी हम सबसे पहले नज़र आती है जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ की फ्रॉम 22% ऑल द वे डाउन रैपिडली टू व्हाट इट इज़ करंटली स्टैंडिंग है जो है 11%. इन्फ्लेशन रैपिडली फॉल हुई फ्रॉम 38% अब 0.3% है. नॉट कोर इन्फ्लेशन विच इज़ लिटिल स्टिकी. सो गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अब एडिशनल $1 बिलियन आ चुका है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक स्टैंडिंग इम्प्रूव कर गई है एंड गवर्नमेंट विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू पे बैक अदर लोन्स ड्यू. इसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल जो एक लीडिंग प्रोवाइडर है क्रिटिकल डिसीजंस और सपोर्ट टूल्स का एंड सर्विसेज फॉर फॉरेन एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे ग्लोबल फंड, उन्होंने पाकिस्तान की 3 कंपनीज अपने फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में ऐड कर दी हैं. MSCI हैज़ एडेड 3 पाकिस्तानी कंपनीज इन द इंडेक्स. वो 3 कंपनीज इंक्लूड करती हैं फौजी सीमेंट, टीजी खान सीमेंट एंड मेपल लीफ सीमेंट. MSCI के फ्रंटियर मार्केट में अब पाकिस्तान की टोटल 26 कंपनीज लिस्टेड हैं जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टर को आते हुए देख सकते हैं. और FIPLP रिपोर्ट के तहत हमने विटनेस किया कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स मतलब कि फॉरेन फंड्स सीमेंट के पास और भी बाकी कंपनीज़ में बाइंग कर रहे हैं विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर आवर मार्केट. हमारे एक टॉप एनालिस्ट हैज सेड दैट अज्यूमिंग के $2-3 बिलियन फंड्स जो कि ट्रैक करते हैं MSCI फ्रंटियर मार्केट, तो हम देख सकते हैं कि पॉसिबली एन इनफ्लो ऑफ $5 to $8 मिलियन. ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया गया था फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट टू फ्रंटियर मार्केट इन 2021 क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप फेल बिलो द MSCI इमर्जिंग मार्केट थ्रेशोल्ड जिसकी वजह से हमें FIPLP के थ्रू फॉरेन सेलिंग नज़र आ रही थी. पाकिस्तान की इकॉनमी पुल्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मिरेकल इन द पास्ट 2 years. एक और मज़े खबर आई ऑन वेडनेसडे के बैरन्स जो कि एक अमेरिकन वीकली मैगजीन एंड न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश होता है बाय द फेमस डाउ जोन्स हैज़ अप्रिशिएटेड पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड. बैरन्स ने लिखा है कि इट्स मैक्रो इकोनॉमिक मिरेकल ऑफ सोर्स इज़ अ मिरेकल ओवर द पास्ट 2 years एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू द करंट गवर्नमेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड द आर्मी चीफ फॉर प्रोवाइडिंग दिस रोड मैप. स्टेबलाइज उन्होंने कंट्री को स्टेबलाइज किया, इम्प्लीमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थ्रू विच वी हैव नाउ अचीव्ड दिस. ओवरऑल हमारे मुल्क में चीज़ें आर लुकिंग गुड. मूविंग फॉरवर्ड आवर फोकस ऑन द ग्लोबल लेवल. एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ऑन द US चाइना इकोनॉमिक ट्रेड वॉर. बहुत बड़ी शिफ्ट हुई है इन ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स. अमेरिका और चाइना ने 90 डेज़ का सीज़ फायर अनाउंस कर दिया अपने ऑन गोइंग ट्रेड वॉर में, ऑफरिंग टेम्प्रेरी रिलीफ टू जो ग्लोबल बैटर्ड मार्केट्स चल रही थी. दोनों साइड्स ने एग्री किया है टू मैसिवली कट द टैरिफ्स. US ला रहा है अपनी ड्यूटी चाइनीज़ गुड्स डाउन टू 30% और चाइना स्लैश कर रहा है टू 10%. एक बहुत ड्रामेटिक ड्रॉप है क्योंकि पहले टैरिफ्स वर लाइक 100% प्लस एंड उन्होंने चाइना की ग्लोबल सप्लाई को मतलब चेंज किया हुआ था फॉर ईयर्स.
یہ ایک میجر ڈی ایسکلیشن ہے جو مارکیٹس میں آپٹمزم لا رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹولڈ فاکس نیوز کہ یہ صرف بگننگ ہے آف اے ویری اسٹرانگ ٹریڈ ڈیل, اور انہوں نے ایڈ کیا کہ ریئل وین اس چیز میں ہے کہ چائنا شروع کر رہا ہے, اوپن کر رہا ہے یو ایس بزنسز کو, سم تھنگ لانگ ڈیمانڈیڈ بائی امیریکن فرمز. سب سے ایکسائٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم چائنا کو وی آر اوپننگ اپ چائنا فار ٹریڈ. دیٹ از وٹ ٹرمپ سیڈ, ہٹنگ ایٹ بیٹر ایکسیس ٹو چائنیز مارکیٹ فار یو ایس ٹیک, ریٹیل اینڈ ایگریکلچر. On its part, China has also suspended آپ کے نان ٹیرف میجرز 28 یو ایس کمپنیز کو اب ٹیمپریرلی بلیک لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ آسان کر رہے ہیں ان کے لیے ٹو ٹریڈ اینڈ انویسٹ. لیکن یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے, ٹینشنز ریمین رائٹ. یو ایس نے ریٹین کیا ایڈیشنل 20% لیوی ٹارگیٹنگ آن چائنیز کیمیکلز یوزڈ ان فینٹلن پروڈکشن, جو ایک میجر اسٹکنگ پوائنٹ ہے. واشنگٹن کا کہنا ہے کہ چائنا اس ایشو پر سیریس نہیں ہے, حالانکہ بیجنگ ڈینائی کرتا ہے ساری رسپانسبلٹی. ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ایک کمرشل ٹائم آؤٹ ہے, یہ ایک پیس ٹریٹی نہیں ہے. یو سو ہو از اے پرومیننٹ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ریئل رسک ہے کہ اگر 90 دن میں پروگرس نہیں ہوگا تو پھر سے ایسکلیشن شروع ہو جائیں گی. سو حالانکہ یہ ٹروز ایک ٹیمپریری کام لا رہا ہے, اصل ریزولوشن ابھی تک انسرٹن ہے. فار ناؤ ہاؤ ایور دونوں اکانومیز اور دنیا بریتھ کر سکتی ہیں تھوڑی سی, things are a little easier. Talking about trade and business, Lucky Cement Limited نے اناؤنس کیا کہ ان کا نیا کلنکر لائن اب آپریشنل ہو گیا ایٹ دیر عراق فیکٹری. کلنکر لائن از جو کور پروڈکشن ہوتی ہے سیمنٹ پلانٹ میں, جہاں کلنکر پروڈیوس ہوتا ہے, اینڈ کلنکر اسینشلی مین انگریڈینٹ ہوتا ہے سیمنٹ کا. تو جب ایک کمپنی جیسے کہ لکی سیمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ نئی کلنکر لائنس شروع ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سکسیزفلی بلڈ کیا ہے اینڈ فائر اپ کیا ہے فل پروڈکشن یونٹ کیپیبل آف پروڈیوسنگ یہ جو را مٹیریل ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور لارج کوانٹیٹیز میں چاہیے ہوتا ہے. یہ پروسیس انڈسٹریل لیول پر ہوتا ہے اینڈ اٹس اے ویری بگ ڈیل, کیونکہ کلنکر پروڈکشن ایک انرجی انٹینسو اینڈ کیپٹل ہیوی چیز ہے. تو جب ایک نئی لائن آن لائن آتی ہے, یہ ایک بہت اسٹرانگ ایکسپینشن کی طرف سگنل دیتی ہے اینڈ پروڈکشن کیپیبلٹی کی طرف از ویل. تو یہ مائل اسٹون شیئر ہوا تھرو آفیشیل نوٹیفیکیشن آف کورس پی ایس ایکس ڈی پی ایس کی ویب سائٹ پہ. یہ لائن 1.82 ملین ٹنس پر اینم کلنکر پروڈیوس کر سکتی ہے, وچ از اے میجر کیپیسٹی ایڈیشن عراق آپریشنس کے لیے. اینڈ یہ پروجیکٹ اوریجنلی پلان ہوا تھا ان کولیبوریشن ود عراقس الشموک گروپ, اینڈ ناؤ ود دا کلن سکسیزفلی فائرڈ, لکی نے ایک میجر آپریشنل ٹارگیٹ آن ٹائم ہٹ کیا ہے, جو اگین وچ جسٹ gives a very strong backing for Lucky Group. And یہ ایک ایکسپینشن کا روڈ میپ میں ایک اسٹرانگ پروگرس دکھاتا ہے. لیکن نہ صرف یہ, لیکن کمپنی نے یہ بھی ریویل کیا کہ وہ بلڈ کر رہے ہیں ایک مزید نیا سیمنٹ گرائنڈنگ پلانٹ ان دا سیم لوکیشن ود اے کیپیسٹی آف 0.65 ملین ٹنس پر ایئر, اور کنسٹرکشن بہت فاسٹ موو کر رہی ہے اینڈ پلانٹ کی کمیشننگ ایکسپیکٹڈ ہے کہ فرسٹ ہاف فسکل ایئر 2026 میں ہوگی. تو اس کا امپیکٹ اسینشلی ہمارا ریزن کیا ہے فار ٹیلنگ یو گائز دس, اس کے کلنکر کیپیسٹی انکریز کرنے سے اینڈ ان ہاؤس گرائنڈنگ کی ایڈیشن کرنے سے لکی سیمنٹ اپنی سپلائی چین کو اسٹریم لائن کر رہا ہے اور عراق کی لوکل مارکیٹ میں اپنا مارکیٹ شیئر بڑھا رہا ہے. تو ونس دا گرائنڈنگ پلانٹ از اپ, یہ نہ صرف سپلائی کر رہے ہوں گے سیمنٹ لوکلی, لیکن یوٹیلائز کر رہے ہوں گے سرپلس کلنکر فار ڈومیسٹک سیلز ود ان عراق. انویسٹرس کے لیے اس قسم کی جو ایکسپینشن ہے یہ سگنل کرتی ہے لانگ ٹرم گروتھ ویژن اینڈ جیوگرافک ڈائیورسفیکیشن. یہ آپریشنل پروگرس مارکیٹ میں انویسٹر کو کانفیڈنس دیتا ہے اور پوٹینشلی بوسٹ کر سکتا ہے اس کانفیڈنس کو, اسپیشلی سنس وہ ہیلپ کرتا ہے ان ریڈیوسنگ ایکسپورٹ ڈپینڈنسی اور ٹیپ کرتا ہے انٹو اے گروئنگ عراقی اینڈ کنسٹرکشن مارکیٹ. اور یاد رکھیں کہ لکی سیمنٹ از ناٹ جسٹ سیمنٹ کمپنی, اٹس اے کنگلومریٹ رائٹ. تو وہ بہت ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو رکھتا ہے جو آٹوز, کیمیکلز, ایگری سائنسز, موبائل اسمبلی اور انرجی ان سب چیزوں میں موجود ہے. سو دس موو فٹس رائٹ انٹو ان کی جو براڈر اسٹریٹجی ہے آف ورٹیکل انٹیگریشن اینڈ ریجنل اسٹرینتھ. باٹم لائن یہ ہے کہ نہ صرف یہ لکی کی پروڈکشن کو بوسٹ کرتا ہے, فٹ پرنٹ کو بوسٹ کرتا ہے, لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے پازیٹیولی آن ان کی ایگزیکیوشن کیپیبلٹیز ان اے فارن مارکیٹ, جو انفلوئنس کر سکتی ہے ہاؤ دا مارکیٹ ویلیوز دا اسٹاک ان دا کمنگ ویکس. Talking about our stock market, currently it is performing 850 point plus. How lovely. مارکیٹ میں کل پریشر تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید آج مارکیٹ گر سکتی تھی, لیکن آئی گیس ناٹ. آئی گیس کل کی جو آئی ایم ایف کی $1 billion 1.1 آئی بلیو بلین ڈالر ٹرانچ ریلیز ہوئی ہے, اس کی وجہ سے وی آر سیئنگ دیٹ دیر از اے بٹ آف اے پک اپ ان دا مارکیٹ. اینڈ پٹ دا پچھلا چارٹ بیک گائز, پچھلا والا چارٹ واپس کریں. Yesterday was neither bullish nor bearish. It was what I call a kangaroo market. Now come to the second chart.
by kangaroo market, what I mean is, do you see that? This is a hourly, actually half an hour की division पे chart है, up down up down up down, मतलब positive negative के बीच में कल की chart was constantly spinning. तो मतलब मैं literally हर आधे घंटे जब check कर रही थी, जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, कभी वो नीचे होती थी market negative में जा रही होती थी और कभी positive, not by a lot, it was like within the 300 400 500 range. लेकिन फिर भी एक kangaroo market, ये तो बहुत confusing थी, कुछ समझ नहीं आता कि market कहीं भी जा सकती है. And आज we can see we're 860 points plus, and which shows us that investors have confidence in the market. I'm guessing that this is probably because of the fact that कल एक मज़ीद $1.1 billion tranche मिल चुकी है State Bank को. So before we move to our last segment, I do want to tell you guys कि हमेशा whenever there is something going on in the world, और जब भी एक narrative चल रहा होता है, I want you guys to be aware and to think खुद से कि अगर कोई specific narrative push हो रहा है तो उसके पीछे क्या किसी का फ़ायदा, और अगर वो फ़ायदा है तो उस फ़ायदे से उसको क्या वसूल होगा इन द फ्यूचर. आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक ऑफ द फैक्ट कि अगर मतलब अभी हमारी क्रॉस बॉर्डर टेंशंस चल रही थी, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे, देन आई वांट यू टू सी कि रिकवरी जब होती है तो वो किस तरह से चलती है और कितनी तेज़ी से होती है. द रीज़न आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस इज़ बिकॉज जब आप इन बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, उस वक्त पे इट्स नॉट ईजी टू पुट योर इमोशंस असाइड. लेकिन जब हम हिस्टोरिकली चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि आज अगर मैं बैठ के किसी से बात करूं तो वो बोलेंगे हाँ डेफिनेटली पिछले हफ्ते जब मार्केट गिरी थी, जब टेंशन्स बढ़ी थी, तो इट वाज ऑब्वियस कि जब 7,000 पॉइंट्स 8,000 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए थे तो वहाँ ख़रीदना चाहिए था. लेकिन उस पॉइंट में सब जब बैठे हुए थे, एवरीवन वाज स्पेक्यूलेटिंग कि ओ यहाँ से हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, मार्केट क्या ज़्यादा नीचे गिरेगी. लेकिन जिन लोगों ने अपने दिल पे पत्थर रख के दे वर जस्ट लाइक यू नो व्हाट, लॉजिकली वी नो कि वी शुड गेट इन ओवर हियर, वो लोग लिटरली मंडे को, जो संडे को सीज फायर अनाउंस हुई थी या सैटरडे को, मंडे को जब मार्केट खुली है उनको एक दिन में मोर देन 9% प्रॉफिट मिला है. सो दैट इज़ वाई आई कंटिन्यू टू टेल यू गाइज कि आप लोग प्लीज़ अपने इमोशंस पे नहीं चला करें. इट डजंट वर्क. यू हैव टू थिंक विद योर हेड. जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, देयर इज़ नो प्लेस फॉर इमोशंस. यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल. यू हैव टू फॉलो. आपने जितनी क्या कहते हैं, all of the studying you've done, all the research you've done, trust it. Trust the people you've learned from. जिन लोगों की किताबें पढ़ के आप लोगों ने सीखा है, या पॉडकास्ट देख के सीखा है, या उनके इंटरव्यूज़ देख के सीखे. Trust what you know. Stay with us. After the break, we have a very special guest with us. कहीं नहीं जाएगा. Stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I am Ashra Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. And now, of course, as we try our best every day, we have someone जो हमारी capital markets, especially business front में, जिनका बहुत नाम है, बहुत renowned है, बहुत सालों का experience है इनका on the business side of Pakistan. We have with us Mr. Zubair Motiwala. So thank you so much for being with us, sir. I would like to ask you कि अभी what everyone is talking about is हमारा federal budget जो आने वाला है in June, right? बहुत बातें चल रही हैं कि स्पेशली बिजनेसेस के लिए शायद वी आर लुकिंग एट अ पॉसिबल रिलीफ, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ कट इन द सुपर टैक्स. आप मुझे बताएंगे कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट यू वुड लाइक कि बिजनेस जितने लोग बिजनेसेस चला रहे हैं, जो भी बिजनेस साइड पे हैं, व्हाट दे नीड ताकि हम ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं और अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर सकें. एक तो सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए कि वी आर इन द IMF प्रोग्राम. जब IMF प्रोग्राम में आप होते हैं तो बहुत सारा आपका जो दिल चाहता है वो कर नहीं सकते, बिकॉज यू कांट डू इट बिकॉज यू अंडर कंपल्शन एंड देयर आर कंडीशंस एंड देयर आर सिग्नेचर्स व्हिच हैव बीन स्टैम्प्ड ऑन द IMF पाकिस्तान एग्रीमेंट. ये हमको तो पहले देखना है. इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बात तो बल्कि आपकी ठीक है कि ये हमने इतना सख्त बजट पिछला लिया है इसलिए हम उसको रेवेन्यू को ले सकें, और उसके नतीजे में या और किसी वजह से हमारी जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट है वो नीचे चला गया, आपका इन्फ्लेशन है वो बहुत ही नीचे चला गया, रिकॉर्ड 0.8% हो गया. इसके बाद आपका डेट रिटायरमेंट इन रियल सेंस हुई बहुत 21 साल के बाद. फिर आपका जो है ना जो इंटरेस्ट रेट के बाद जो हमने बाकी जो चीजें की सारे, लेकिन इस सबको करने के लिए जो हमको देना पड़ा वो ये था कि हमने अपनी गैस की प्राइसेस बढ़ानी पड़ी, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर उसका बड़ा
खराब असर आया और इसी वजह से जो एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए थी बाकी सारे बैरोमीटर्स की जगह पे वो नहीं बढ़ी। उसको हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। इस बजट के अंदर अगर आप इसको ऐसे लेके चलेंगे जिसमें ये कहेगा IMF के 791 रुपए आपने बढ़ाने हैं, फरवरी से लेने हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लेने हैं, वो आपको लेने पड़ते हैं। आई अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई अप्रिशिएट द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल हेल्थ जो है ना उसको भी देखना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ इस बजट में जो हमने पिछले बजट में इतने सारे हमने सख्त फैसले किए हैं, इस दफा मुझे उम्मीद है कि वी विल गिव सम रिलीफ टू द इंडस्ट्री, द एक्सपोर्ट, द ट्रेड एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसको अगर हम देंगे तो ही होगा, वरना आप देख लें जो गैस का कंजप्शन है इट इज गॉन डाउन बाय 50% इन SSGC, लेस देन 50% हो गया। दैट मीन्स ऑल्सो दैट द प्रोडक्शन हैज बीन कर्टेल। जब प्रोडक्शन कर्टेल होता है तो आपकी प्रोडक्शन कम होती है, फिर आपके लोकल मार्केट की सप्लाईज कम होती हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए हमें। और हमको, मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ, ये बात देखनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप ये देखें कि वेयर वी आर कॉम्फर्टेबल इन एटलीस्ट इन द रीजन। अगर आप रीजनल कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में फेल हो जाते हैं तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आपका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? आपके 30, 32, 35 बिलियन एक्सपोर्ट मेरे ख्याल को 6 साल से पिछले चल रहा है, पीछे घट के फिर 31 हो गया, इस दफा इंशाल्लाह 35-36 हो जाएगा। हमको होम रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा सहारा है, नहीं तो आप सोचें पाकिस्तान का क्या हो विद दिस पॉलिसी जो हम कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको हम बढ़ा रहे हैं, तो कैसे हम बढ़ेगा? हमारा पोटेंशियल इज एटलीस्ट at right now it's $60 billion which we are getting only $35 billion because of so many factors which increase the cost of production. जब तक कॉस्ट, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, और मैं कुछ सजेशन भी देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, वो ये कि देखिए एनर्जी के ऊपर सबसे पहले फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए। एनर्जी इज अ वेरी वेरी ह्यूज कॉस्ट फैक्टर इन द कॉस्टिंग एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री। अगर आप इसको, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी प्राइस दोनों हमारे रीजनल कॉम्पिटिटर्स के अगर कम नहीं है तो बराबर होनी चाहिए। वो बराबर अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये तो काम आपका जो है ना उससे आगे नहीं चलेगा। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद आपके लिए जो रिसर्च है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, फिर ये सारी चीजें जो है ना, एक्सपर्टीज है, मार्केट एक्सेस है, इन तमाम के ऊपर काम करना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमने FTAs जितने किए हैं उसमें हमें जहां जहां नुकसान है उसको रिव्यू करने की जरूरत है हमें। ये जो है ना जो चाइना का FTA है इसमें कई चीजें हैं, कई चीजें नहीं है जो चाइना दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है। हम ये समझते हैं कि चाइना बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री है, चाइना ऑल्सो इंपोर्ट्स मोर देन $2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स। जहां हम जा सकते हैं और हमने करके भी दिखाया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर कि हमने बहुत माल FTA का फायदा उठा के हमने जो है इसको वहां एक्सपोर्ट किया। तो देयर आर वेन्यूज, जैसे अफ्रीका इज अ वर्जिन आइल कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। वहां जहां हमारे कमर्शियल काउंसलर्स नहीं है उनको वहां कमर्शियल काउंसलर भेजने की जरूरत है, टारगेट के साथ भेजने की जरूरत है। हम वहाँ बहुत काम कर सकते हैं क्योंकि फिर CIS कंट्रीज का जो नया वेन्यू खुला है उसमें तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पोटेंशियल है उससे वी आर नॉट इवन 10% व्हाट वी कैन डू। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जो आप करेंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बनेगा वो बनना चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और टिल्टेड टुवर्ड्स एक्सपोर्ट, ये होना चाहिए। ये तो ऑटोमेटिकली सारी इंडस्ट्री चलेगी और अपने लोकल इंडस्ट्री जो है उनके अंदर भी जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुपर टैक्स को कम करना वक्त की जरूरत है, बहुत ज्यादा वो टैक्स है और अभी भी कोर्ट में स्टे चल रहे हैं, उन्होंने स्टे लिए हुए जिनके ऊपर सुपर टैक्स लगता है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होता। आप इससे बेहतर ये होता है कि आप नेगोशिएशंस करके, डायलॉग करके, एक कंसेंसस पे पहुंच के उस टैक्स को इम्प्लीमेंट करें। आई थिंक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। एक बात मैं बताऊंगा, बिजनेसमैन इज एज पेट्रियोटिक एज एनीबॉडी इन पाकिस्तान। Of course. हम बल्कि ज्यादा पेट्रियोटिक हैं। जैसे कि अभी हमने एक द गवर्नमेंट सेट अ टारगेट फॉर राइस एक्सपोर्ट्स इवन एट $7 billion, व्हिच I don't know, in my opinion, मैं business side से हूँ नहीं, I'm from the finance side, but it seems a little ambitious. आपको क्या लगता है कि हमारा current infrastructure जो है और जो हालात हैं कि we'll be able to meet those targets? नहीं, 7 बिलियन तो कभी भी नहीं हो सकता। हमने जो लास्ट टाइम किया था वो 4.2 बिलियन किया था, which was very amazing, और हमने बहुत बड़ा काम किया था straight from 2 billion plus to 4.2 billion. There's almost doubling or 80% increase in export. पिछले साल जब मैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब CEO था
उसी वक्त ही हमने ये काम किया था और बड़ा उसके ऊपर मेहनत की थी। साथ देखिए, कोई भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक बात जरूरी होती है कि उस एक्सपोर्ट का सरप्लस क्रिएट करना पड़ता है। आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है, आपने उसको भी देखना है। तो उसको देखते हुए फिर आपके अपने प्रोडक्शन को देखते हुए एक एक्सपोर्ट सरप्लस का फिगर क्रिएट होता है। और ये मैंने एवेल्युएट किया हुआ है कि देयर इज नो रूम अदर देन कि आप 0.8 से 1 बिलियन बढ़ा सकते हैं अगर हम बहुत मेहनत करें और बहुत कुछ करें, जो कि आपको मार्केट्स मिली हैं, नई मार्केट्स, जिसके अंदर इंडिया के अंदर जब बैन आया तो हमारे पास बड़ी नई मार्केट्स आई और हमारा जो चावल का टेस्ट है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो वो मार्केट्स हमारे पास रिटेन रहेंगी इंशाल्लाह ताला, वो रहेंगी। और ये 4 बिलियन है, इसको अगर हम कैपिटलाइज कर लें, उसको 5 बिलियन 5.25 बिलियन कर लें, तो आई थिंक इट विल बी ए वंडरफुल थिंग टू हैव। Yeah, नहीं, definitely. And I had another question to ask you regarding हमारे Karachi port that handles nearly 95% of our country's international trade. तो आपको in your experience on Karachi port side आपको क्या लगता है कि main logistical and operational challenges क्या हैं that we face at the port? ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप पोर्ट पे देखते हैं तो मुझे तो अभी तक, मैं कई दफा बोल बोल के थक गया। कहते हैं हमने बनाया है, लेकिन दुनिया सारी में प्रोफाइल बनता है। प्रोफाइल बना के आप डीलिंग करते हैं एक्सपोर्टर्स के साथ। ये नहीं कि हर एक को गधा घोड़ा सब एक जगह पैसा नहीं होता। आपने प्रोफाइल बनाया, जिनके प्रोफाइल्स गुड है, जिनके 25 साल 50 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आप कंटेनर्स खोल के उसको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जैसे किसी ने कोई जंग हो गई। Definitely. कार्टन चले जाते हैं, फिर वो जो वापस जब हम भरते हैं तो स्मॉल मीडियम में चला जाता है, मीडियम स्मॉल में चला जाता है। ये जो खोलने का जो तरीका है, आप अगर प्रोफाइल बना दें तो मैं समझता हूँ कि 98% कोई कार्गो खुलेगा नहीं। हमको बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे शिपमेंट भी लेट होती है। Yes. फिर आपकी एक्सपोर्ट कार्गो जो है ना, वो आपके यहाँ इतने शिप्स नहीं आते अनफॉर्चुनेटली। तो हमने डेट ली हुई होती है, और अगर ये इसको कभी ऐसा भी होता है कि डॉग्स नहीं आया स्निफ करने के लिए, इसको 24 आवर्स करके करते हैं। बहुत सारे मसले हैं, और अप्रेजर नहीं आया, और ये हो गया, और उसके लेट हो गया। ये लेट जो है ना, ये हमको बायर करवाने पे ऐसा हो जाता है कि हम बायर को हमको आर्टिकल्स भेजने पड़ते हैं, कंटेनर्स भेजने पड़ते हैं, और दैट इज 10 times मोर कॉस्टली देन एनीथिंग। और आपने जो नफा किया हो तो उससे 4 गुना वो चला जाता है। तो पोर्ट की एक्टिविटी एफिशिएंट बनाने की बहुत जरूरत है। लेकिन आई एम ग्लैड कि अभी जो इन्होंने पोर्ट के ऊपर ये तो फेसलेस जो उन्होंने एक शुरू किया है सिस्टम, जिससे आपका कनेक्शन नहीं होता अप्रेजमेंट से और कलेक्ट्रेट से, और आपके गुड्स क्लियर हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा एक कदम है जो उन्होंने लिया है। ये गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, लेकिन स्लो है, स्पीड बढ़नी चाहिए। मॉडर्न पोर्ट्स के ऊपर आप, अगर मैं आपको जबल अली पोर्ट की बात करूं जो हमारे बिल्कुल बराबर में है, वहां अगर 8 घंटे से ज्यादा कोई कंटेनर क्लियर नहीं हुआ तो देन एक्सप्लेनेशन कॉल होती है, उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, मैंने क्यों इसको लेट किया, क्या हुआ। यानी इट हैज टू गो आउट ऑफ द गेट बाय विद इन 8 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा कोई हमारे यहाँ भी के बेंचमार्क्स होने चाहिए, और पोर्ट की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि सेस लगाया हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। ये दुनिया के सेस के साथ हमने कंपैरिजन बना के दिया है। हमारा यहाँ कम से कम कोई 25 गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है। तो अगर ये सेस, अगर ये हम एक्सपोर्ट को टैक्स कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन आई थिंक शुड बी एक्सपेडाइटेड, और लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। हमारा और we also have a lot of rail infrastructure जो लिंक होता है कराची पोर्ट से, which is underutilized. आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ efficiency लाई जाए तो it can reduce cost, it can increase the efficiency and speed of at which things get to Karachi port? डेफिनेटली एफिशिएंसी भी चाहिए, और सब एक और जो बात चाहिए, दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पोर्ट के ऊपर बाईपास नहीं बना होता, ऐसा नहीं है। कराची परहैप्स इज द ओनली पोर्ट। तो यहाँ से देखिए, कराची से जब आप निकलते हैं, आप हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद बाईपास आपको रिंग रोड मिलता है। कराची के अंदर पोर्ट से जब आप निकलते हैं तो सारा ट्रैफिक जो है ना हमारे रोड्स पे आता है। ट्रैफिक जाम्स होते हैं, वो पूरे कई कोर्टों में केस चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और पब्लिक जो है ना तकलीफ में। कराची का जो कार्गो जो कराची डिस्टिन्ड है वो आना चाहिए। बाकी एक रिंग रोड बनकर उसको डायरेक्ट आपको नॉर्दर्न बाईपास पे या लियारी बाईपास को स्ट्रेंथन करने की जो बात हो रही है, उसके ऊपर आपको भेज देना चाहिए। इट विल ईज एवरीथिंग। तो हमारे पास तो जो है ना बाईपास कराची नहीं है। एक सुन के अगर किसी को आप कहें तो बड़ा ताज्जुब करते हैं जब हम फॉरेनर से बात करते हैं कि देयर इज नो बाईपास रोड फ्रॉम पोर्ट टू अप कंट्री। हमारी सारी जो जितना पूरे पाकिस्तान का कार्गो है
वो 98% यही आता है, जैसे कि आपने कहा, तो 98% जब यहाँ आता है तो यू हैव टू हैंडल दैट 98% मींस यू हैंडलिंग लॉस, सियालकोट, एवरीवेयर, फैसलाबाद, सारे कार्गोज को आप हैंडल करते हैं, आपके रोडों से जाते हुए वो वहाँ माई कोलाची से वहां से क्रीक रोड, ये पूरे रोड भी खराब होते हैं। आपको एक बाईपास बना दें, ना ये सेस की जरूरत है ना कुछ और की जरूरत है, इसी सेस से आपका बन जाएगा बाईपास, ये बनना चाहिए। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है हमारे पोर्ट का वो ये है, एफिशिएंसीज डेफिनेटली नीड टू बी इंक्रीज। अगर एफिशिएंसी आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जो पोर्ट की, अब आप देख लेना, हमारे यहाँ ही डीपी वर्ल्ड आया जो कि पोर्ट हैंडल कर रहा है, उसकी एफिशिएंसीज को आप देख लें, एक ही पोर्ट है, 4 बैरक्स उनके पास है, आप देख लें उनकी क्या पोजीशन है। दुबई बेस्ड कंपनी है, वो आए हुए, और इसके बाद एक और कंपनी भी आई हुई है, 2 कंपनियां हैं जो चला रही हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि वो कमाने के लिए आए हैं, वो चार्जेस बहुत ज्यादा लेते हैं। तो हमको वहां भी कोई कदगन लगानी चाहिए, कोई बैरोमीटर्स होने चाहिए, कोई बेंचमार्क्स होने चाहिए, जहां हम इनके साथ तय करेंगे इससे ज्यादा आप पैसे नहीं ले सकते। ये सारी चीजें जो है ना, एफिशिएंसी सबसे बड़ी बात होती है कि कॉस्ट को कैसे हम कम करें, और कॉस्ट को कम करेंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकते, वरना हम खड़े नहीं रह सकते इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वो उन चीजों को देखना जरूरी है। तो आपको लगता है कि अभी जितने हमारे IPPs हैं जिनके पास इतनी एक्सट्रीम लेवल की कैपेसिटी पेमेंट्स जा रही हैं बिकॉज ऑफ आपके 2016 में जो डील्स हुए थे टू बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, आपको लगता है कि इफ द गवर्नमेंट जो उनका प्लान है to negotiate down the terms and शायद hopefully एक significant portion उस capacity payment की जो हम सब करते हैं as consumers, business side especially बहुत burden hold करती है on those bills, तो do you think that would increase the profit margins और उसकी वजह से शायद ज़्यादा incentive मिलेगा businesses को to increase their export operations? IPPs पे तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट ने बहुत काम किया और सबके साथ रीनिगोशिएट किया है, और 1.6 ट्रिलियन ओवर द इयर्स अगले सालों में उन्होंने जो है ना बचत का अदब भी दिखाया है, इतना हमने बचा लिया है, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में भी कमी की है उसी की बुनियाद के ऊपर। तो अगर उसको देखें तो वो उन्होंने काम किया है, लेकिन एक काम जो इन्होंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर सिंह के जितने जंक हैं और जितने गवर्नमेंट ओन्ड हैं या गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, लेकिन जो एफिशिएंट प्लांट नहीं है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ्यूल खा रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे। तो असल में क्या है कि जो आपकी आइडल कैपेसिटी चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ का जो मौसम है और जो हमारे मुल्क का फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा है कि हमारा कंजप्शन वविंटर में 7,000 से 9,000 मेगावाट तक चला जाता है नीचे, और जब पीक आता है गर्मियों का इट गोज एज हाई एज रिक्वायरमेंट हो जाती है 30,000 के करीब। हम बड़ी मुश्किल से 26,000 24,000 इन जो 44,000 मेगावाट के जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें से हम जो है एफिशिएंटली सप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग भी होती है, लोग गर्मी के अंदर मर रहे होते हैं। ये दोनों चारों चीजें जो उनको जरूरी है। अगर ये नॉन एफिशिएंट प्लांट को बंद कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है उनको, इसकी जगह पर आप एफिशिएंट प्लांट्स लेके आए। देखिए आइडल कैपेसिटी के चार्जेस के अंदर बांग्लादेश के जो एग्रीमेंट्स हैं वो टेक और पे नहीं है, टेक और पे है, वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन आपने जितना चलाया, जितने यूनिट आपने कंज्यूम किए उस तरीके पे भी दुनिया में लगते हैं, और हमने जो लगाया कि पूरे साल को उसको स्प्रेड किया, उसकी जो टोटल लाइफ है 20 साल है या 25 साल है, जो भी आपने एग्रीमेंट उसके साथ किया है उसको आप जो है ना वो आप लेवलाइज टैरिफ उसका बनाते हैं, और फिर उसके बाद उसको उसके साथ उनके साथ जो है ना एग्रीमेंट करते हैं। तो ये जो है ना इट इज नॉट पेइंग इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। जिसने भी किया है मुझे तो बड़ा उसकी अकल पे रोना आता है कि अगर आप वो एग्रीमेंट करते हो कि पूरे साल हमको 40,000 चाहिए होगा या 44,000 चाहिए होगा, तो कैसे आपने समझा? पूरी पाकिस्तान की तारीख देख लें कि जो समर कंजप्शन एंड विंटर कंजप्शन में कितना फर्क है, वो फर्क को क्यों नहीं देखा गया? उसको देखना चाहिए, अभी भी इसको ठीक करना चाहिए। और जो इंटरनेशनल कोर्ट्स के हिसाब से, इंटरनेशनल ज्यूरी के हिसाब से, इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हम जो उनके साथ बैठ के जो पेनल्टीज हो सकती हैं वो दें। लेकिन ये जो आप सर्कुलर डेट क्रिएट कर रहे हैं जो आज 2,000 बिलियन से ज्यादा है, शायद 3,000 को पहुंचने को है, वो 3,000 ट्रिलियन हम कहाँ से देंगे? 2,000 बिलियन 3,000 बिलियन हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो पाइल अप हो रहा है। इसलिए कि आप इंडस्ट्री को आपने बहुत बढ़ा दिया, फिर भी कितना बढ़ाएंगे? और क्रॉस सब्सिडी जो है ना आपको इंडस्ट्री से आप लेकर डोमेस्टिक को दे रहे हैं, जहां इतनी चोरी है कि कोई हिसाब ही नहीं है। आप कमर्शियल और इसको यहाँ से फर्टिलाइजर को आप इंडस्ट्री से लेकर वहां उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। इन द रिजल्ट क्या होता है? आपका एक्सपोर्ट कम होता है। इन द रिजल्ट ये होता है कि हमारी बिजली महंगी होगी इंडस्ट्री के लिए।
आपकी इंडस्ट्री की कॉस्ट से ज्यादा आप तो ले ही नहीं सकते ना, आप कॉस्ट से बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं इंडस्ट्री से, क्योंकि आपने डोमेस्टिक को सस्ती दे दी। वो अगर देखते तो इसको देखने के, इसके साथ आपको ये देखने का तरीका तो होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर, हम कहाँ खड़े हैं और कैसे हम क्या कर रहे हैं। पॉलिसीज नीड्स टू बी चेंज। लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ SIFC का भी। आई वुड रियली, जहाँ काम हो रहा हो वहाँ करना चाहिए। गवर्नमेंट और SIFC ने मिलकर ये जो IPPs के साथ काम किया है, आई रियली अप्रिशिएट कि भाई उन्होंने ये काम किया, और उस जो उतरे बहुत ज्यादा दामों पे हो गया था, अब इसकी कंडीशंस को भी रिवाइव करना चाहिए। और जब हम इस्तेमाल करें, जब पेमेंट करें, आइडल कैपेसिटी के चार्जेस अगर हों भी तो सिर्फ फाइनेंशियल चार्ज के ऊपर उसको लिमिट करना चाहिए, ताकि जो है ना हमारी बिजली जो है ना राउंड द ईयर हमको जितनी हम इस्तेमाल करते हैं उतने के पैसे दे, तो सर्कुलर डेट ऑटोमेटिकली बिल्कुल ही कम हो जाएगा। Definitely, definitely. Well, Zubair Saab, thank you so much for being with us. I really appreciate it. And thank you for sharing the insight. Coming closer to हमारा federal budget जो जून में आएगा, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, especially because even हमारे शो पे और मोस्टली सोशल मीडिया पे और जितने इकोनॉमिस्ट्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि देयर इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन इन पाकिस्तान, विच इज़ एक्सपोर्ट्स। हम ये क्यों कहते हैं? द रीज़न दैट वी से दैट एक्सपोर्ट्स नीड टू बी फोकस्ड ऑन इज़ बिकॉज पाकिस्तान करंटली एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, राइट? हमारा इम्पोर्ट बिल इज़ मोर देन आवर एक्सपोर्ट बिल, जिसका मतलब है वी आर गिविंग आउट मोर डॉलर्स देन वी आर रिसीविंग। उसकी वजह से होता ये है कि आपकी करेंसी वैल्यू होती है, बिकॉज लेस थिंग्स आर बीइंग बॉट आपके मुल्क से, और आपको दूसरे मुल्कों की चीज़ें ज़्यादा चाहिए। हमारा मेन इम्पोर्ट पे अभी जो ज़ुबैर साहब ने बात की, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एनर्जी इज़ फ्यूल, बहुत बड़ा ख़र्चा है ऑन आवर इम्पोर्ट बिल, राइट? दैट इज़ समथिंग एनर्जी नीड्स टू बी लुक्ड एट। हम जितनी कैपेसिटी पेमेंट्स देते हैं टू IPPs जो एसेंशली काफ़ी सालों से जो बंद थे या एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने ऐसे टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था व्हेन maybe they were at a point where you know they saw good opportunity, लेकिन they have reaped the benefits, काफ़ी सालों से वो profit में हैं, and the government has started working on कि उनको fair terms पे लाया जाए, because at this point it's not fair कि consumer इतनी extra payment जो कर रहा है वो capacity कर रहा है। I don't know अगर आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान actually has the capacity to pay to produce too much electricity. That is the problem इन दिस कंट्री। पहले हमारे बिजली का मसला होता है, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी पे फॉर। दैट इज़ वाई बिजली महंगी होती है, नॉट बिकॉज के हमारे पास है नहीं तो इफ़ यू वांटेड यू हैव टू पे मोर। सो आई जस्ट थॉट I'd clear that out. But other than that, I want to again remind you guys कि प्लीज़ बी वेरी स्मार्ट जिस तरह से आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। पिछला हफ्ता एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सबके लिए कि यू नो डू नॉट बी इमोशनल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स। अभी ज़ुबैर साहब से बात करने से पहले जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी बिफोर द प्रीवियस ब्रेक, कि ऑफन टाइम्स आप जब पैनिक कर रहे होते हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड बी लुकिंग एट द मार्केट। जितने फाइनेंशियल एनालिस्ट को मैं जानती हूँ, जितने इकोनॉमिस्ट को मैं जानती हूँ, सब चिपके हुए थे एंड दे वर जस्ट लुकिंग एट प्राइस मल्टीपल्स, जिस तेज़ी से गिर रहे थे। और आप लोगों ने देखा जैसे हालात ठीक हुए जो होने थे, लॉजिकली टू न्यूक्लियर सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, कोई और मुल्क उनको आपस में इस तरह से लड़ने नहीं देगा, बिकॉज वो पूरी दुनिया पे इफेक्ट आएगा। तो इतने पॉलिटिकल बैरिकेड्स खड़े हुए हैं ना बीच में कि इट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन। उस वक्त जज्बात में बह के तो सब कह देते हैं कि नहीं नहीं ये होगा और वो होगा, लेकिन लॉजिकली सोचे कि पिछले 20 साल में हम सब की आंखों के सामने चीज़ कितनी दफ़ा हुई है, तो आपको खुद लॉजिकली समझ आ जाएगी कि इट्स जस्ट नॉट एन ऑप्शन फॉर दीज टू कंट्रीज़। तो इवेंचुअली हालात ठीक होने, सो यू माइट एज वेल come out of that situation rich by investing at the right time. And other than that, I hope you guys take care of yourself. I will see you guys tomorrow at 11 a.m. on the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.